So good morning students, myself Professor Anil Kumar and today I'll be discussing the topic inter-networking devices. So ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको बुक में नेटवर्क लेयर नाम का जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिल जाएगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटर नेटवर्किंग क्या होती है। इंटर नेटवर्किंग क्या चीज़ है, ठीक है। एक तो आपको पता है कि एक इंटरनेट तो आपने सुना हुआ है, ठीक है। इंटरनेट का मतलब जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंटर नेटवर्किंग का मतलब क्या है, जब दो नेटवर्क, सिंपल लैंग्वेज में जब कोई भी दो नेटवर्क, जैसे ये मान लीजिए एक अलग नेटवर्क है और ये कोई अलग नेटवर्क है, अगर ये दो नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब इनका आपस में कनेक्शन है, तो उसे आप इंटर नेटवर्किंग कह सकते हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंटर नेटवर्किंग जो है वो इंटरनेट का एक सब पार्ट है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटर नेटवर्क, ठीक है। व्हेन टू और मोर सेपरेट नेटवर्क्स, जैसे ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, जब ये आपस में कनेक्टेड हो गए तो उसे हम बोल देते हैं इंटर नेटवर्क, ठीक है। इंटर नेटवर्क की जो एडवांस टर्म है वो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। अब इस इंटर नेटवर्किंग में ये जो इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं, ये लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है या पैन भी हो सकता है, ठीक है। अब जब ये दो नेटवर्क जो होते हैं, जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ फिजिकल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या हमें कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन नेटवर्क डिवाइसेस को जो हम आज स्टडी करेंगे, आपने जो अभी तक स्टडी किया होगा, आपने पढ़ा होगा OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल। तो उसमें आप सॉफ्टवेयर की तकरीबन बात करते हो या प्रोटोकॉल्स की बात करते हो कि कैसे जो है डाटा वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिवाइसेस की, कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी यूज़ होती हैं इंटर नेटवर्किंग के दौरान। तो जैसे अभी 7 लेयर्स थी आपके पास। सबसे पहले आपके पास नीचे से हम शुरू करते हैं, फिजिकल लेयर थी, फिर आपके पास डाटा लिंक लेयर थी, फिर आपके पास नेटवर्क लेयर थी, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी, देन सेशन लेयर थी, देन प्रेजेंटेशन लेयर थी और एप्लीकेशन लेयर थी। तो ये मान लीजिए नेटवर्क 1 है जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर, ये जो आपकी लेयर्स हैं ये बनी हुई हैं। उसके बाद ये जो आपका नेटवर्क 2 है, ये हम सॉफ्टवेयर वर्ड इसलिए बार बार मुँह से निकल जाता है क्योंकि ये लेयर्स जो है ये आपका लॉजिकल कंसेप्ट है नॉर्मली, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, हम फिजिकल डिवाइसेस की बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। तो नेटवर्क 2 में भी सेम ही लेयर्स होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लिंक लेयर, ठीक है। तो अब जो हमारे पास मेनली डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फिजिकल डिवाइस के फिजिकल लेयर से नीचे एक डिवाइस काम करती है, उसका नाम है आपका पैसिव हब, ठीक है। पैसिव हब नाम की जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है वो फिजिकल लेयर के नीचे काम करती है। फिजिकल लेयर के ऊपर जो आपकी डिवाइस काम करती है उसे हम बोलते हैं रिपीटर या एक्टिव हब भी बोला जाता है उसे, एक्टिव हब या रिपीटर, ठीक है। जब डाटा लिंक की बारी आती है तो डाटा लिंक के स्पेसिफिक टू डाटा लिंक लेयर हमारे पास जो लेयर है, जो नेटवर्किंग डिवाइस है, दैट इज़ ब्रिज, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे पैसिव हब जो है वो तो सिर्फ फिजिकल लेयर के नीचे काम करेगी, रिपीटर और एक्टिव हब जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करेगी, जो ब्रिज है वो डाटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर दोनों पे काम करेगा। इसलिए हमने ये दोनों को कवर किया। ब्रिज जो है वो डाटा लिंक लेयर को भी सपोर्ट कर रहा है और फिजिकल लेयर को भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आता है आपका राउटर। जो राउटर है वो नेटवर्किंग लेयर के ऊपर काम करता है, इसके साथ साथ वो नीचे वाली सारी फिजिकल लेयर तक जो है ये काम करेगा, मतलब इनको सपोर्ट करेगा। क्या काम करेगा वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद राउटर के बाद सिर्फ एक ही डिवाइस बच जाती है जो सारी की सारी लेयर्स के ऊपर काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं गेटवे, ठीक है। तो मेनली हमारे पास ये 5 तरह की जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, पैसिव हब, रिपीटर या एक्टिव हब, उसके बाद आपका ब्रिज आ जाता है, देन राउटर आ जाता है, देन आपका गेटवे आ जाता है। तो हम 1 बाय 1 जो है इसको स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पैसिव हब की, ठीक है। तो अब पहले हम स्टडी कर लेते हैं पैसिव हब कि पैसिव हब क्या चीज़ है, ठीक है। पैसिव हब जो है इसमें
नॉर्मली ये कनेक्टर की तरह बिहेव करता है। इस तरह का कुछ आपने देखा होगा, इस तरह की जो लैन पोर्ट्स सी जो बनी होती हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पैसिव हब। पैसिव हब का मेनली काम क्या है, इट विल जस्ट प्रोवाइड द कनेक्शन, ये सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि वायर्स किसी साइड से आ रही हैं, इस साइड से आ रही हैं, वायर्स इन साइड से आ रही हैं, किसी और साइड से आ रही हैं, तो ये सिर्फ उनको कनेक्ट करेगा। मतलब दो, अगर ये 3 नेटवर्क मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दी है, तो इस नेटवर्क की वायर यहाँ पे लग गई, इस नेटवर्क की वायर यहाँ पे लगी, तो ये सिर्फ कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं होती, आपका कोई भी किसी भी तरह का जो सिग्नल है वो प्रोसेस नहीं होता, या आप कह लो कि सिग्नल रीजनरेट नहीं होता, ठीक है। It reduces the cabling distance by half because it does not boost the signal। इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर रहा, मतलब कहने का प्रोसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए सिग्नल काफ़ी दूर से आया तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी, आते आते उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, तो अब उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा अगर उसी पोजीशन पे लेके आना जहाँ जितनी पोजीशन से वो सेंड किया गया था, तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन या बूस्टिंग, ठीक है। तो ये बूस्टिंग इसमें नहीं होती, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर ने, इस हब का क्या काम है, अगर एक कंप्यूटर ने अगर कोई भी डाटा सेंड कर दिया, मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड कर दिया, तो जो आपकी हब है इट विल सेंड द सिग्नल टू ऑल। वो ये नहीं दिखेगा कि मान लीजिए इस कंप्यूटर ने डाटा भेजा इसको, ठीक है, तो ये वाला हब ये नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे सिर्फ इस वाले कंप्यूटर को ही डाटा फॉरवर्ड करना है। वो क्या करेगा, वो सभी जितने भी इसके साथ जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे सभी के ऊपर जो है डाटा सेंड कर देगा। इट्स लाइक फ्लडिंग, कि आप फ्लड जैसे हम बोलते हैं कि सभी जगह डाटा ये सेंड कर देगा, ठीक है। अब पैसिव हब जो है इसका काम सिर्फ है कनेक्शन बनाना। उसके बाद आता है आपके रिपीटर्स। पैसिव हब में ही एक और टाइप आ जाती है हमारे पास इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब जो है ये भी सेम काम करेगी, फ़र्क सिर्फ इसका होगा फॉरवर्डिंग का, कि ये फॉरवर्ड कैसे करती पैकेट्स को, ठीक है। इसमें क्या है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क मैनेजमेंट करेगी, मतलब कहाँ से डाटा आया, कहाँ को भेजना है, तो वो जो है पाथ सिलेक्शन का काम भी ये कर देगी। मतलब इस केस में क्या था कि डाटा आपका आया, जो भी उसके साथ नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं सभी को हमने डाटा एज इट इज़ भेज दिया। पर इस केस में क्या है, इंटेलिजेंट हब जो है वो चूज़ करती है कि कौन सा पाथ को हम फॉलो करेंगे तो हम डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। मतलब ये आपके पैकेट्स को सभी नेटवर्क के ऊपर नहीं सेंड करेगी, कुछ सिलेक्टेड नेटवर्क्स के ऊपर ही ये फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। सो अ स्विचिंग हब चूजेस ओनली द पार्ट ऑफ डिवाइस वेयर द सिग्नल नीड्स टू गो। सिर्फ ये मतलब यहाँ पे चूज करता है ये पाथ कि हमें कौन से पाथ पे जाना है, ठीक है। मतलब सभी पाथ के ऊपर सेंड नहीं करेगा, ये मेन इसका डिफरेंस आएगा। उसके बाद आता है आपका रिपीटर। अब रिपीटर का क्या काम है वो हम देखते हैं, ठीक है। रिपीटर को हम रीजनरेटर भी बोलते हैं, रीजनरेटर। अब इसका काम क्या होता है कि जब आपका सिग्नल आया, ठीक है, तो सिग्नल क्या करता है, वो अपने कुछ ना कुछ मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का सिग्नल सेंड किया गया था, पर वो रास्ते में पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा डिस्टॉर्ट सा हो गया, मान लीजिए, मतलब इसकी कुछ शेप सी कह सकते हो आप, या इसकी कुछ पावर जो है वो कम हो गई। तो रिपीटर क्या करता है, इस सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करके प्रॉपर उसी फॉर्म में ले आता है जिस फॉर्म से वो पहले आया था, ठीक है। तो मतलब इसका काम क्या है, रीजनरेट करना। अब आप देखिए पैसिव हब में क्या था, सिर्फ कनेक्शन बनाए थे, हमने कोई भी सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं की थी, हमने बोला था कि रीजनरेशन नहीं होगी। रिपीटर अब क्या करता है, रीजनरेशन करता है, ठीक है। तो कुछ अब इसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि विद इन अ नेटवर्क आफ्टर अ फिक्स डिस्टेंस अटेन्युएशन अकर्स। अटेन्युएशन वर्ड्स यूज किया जाता है। अटेन्युएशन मतलब लॉस ऑफ पावर आप बोल सकते हो, ठीक है, कि आपकी जो सिग्नल की पावर है वो कम हो जाती है या वीक आपका हो जाता है, आपका सिग्नल वीक हो जाता है, तो आप उसको दोबारा उसी पोजीशन में ले आते हो जिस पोजीशन में सेंडर ने उसको सेंड किया होता है, ठीक है। तो आपके रिपीटर का क्या काम हो गया कि वो सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है, जो आपका सिग्नल जो है वो लॉस, जिसकी पावर लॉस्ट हो चुकी है उसको करेगा, और रीजनरेट इट टू ओरिजिनल बिट पैटर्न। जो उसकी ओरिजिनल पावर है या ओरिजिनल बिट पैटर्न है वो उसको दोबारा रीजनरेट कर देगा, ठीक है। अब रिपीटर को जो है ये फ्रेम फॉर्मेट नहीं पता होता, ठीक है, मतलब ये इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है जो सिर्फ सिग्नल को लेती है, सिग्नल को रीजनरेट करके उसकी पावर को पूरा करके सेंड कर देती है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिपीटर और एम्पलीफायर में क्या फ़र्क है। एम्पलीफायर आपने सुना होगा, आपके म्यूज़िक सिस्टम में भी लगे हुए होते हैं, या हम बोलते हैं कि हमने एम्पलीफायर लगाया है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जब भी हमारा सिग्नल जाता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं हमेशा, ठीक है। एक तो होता है सिग्नल, मतलब एक्चुअल डेटा जो आप रिसीव करना चाहते हैं। एक होती है नॉइस, शोर शराबा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं अनवांटेड डेटा। मतलब जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ नॉइस भी आती है, ठीक है। तो जो एम्पलीफायर है वो सिग्नल और नॉइस दोनों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। मतलब दोनों की, अगर आप आवाज़ ऊंची करोगे किसी भी सॉन्ग की, आपके पास एम्पलीफायर लगे होंगे, तो वो सॉन्ग की आवाज़ तो ऊंची करेगा, अगर उसमें कोई नॉइस होगी तो उसकी आवाज़ को भी वो ऊंची कर देगा, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देगा। पर रिपीटर क्या करता है, रिपीटर सिर्फ सिग्नल को प्रोसेस करता है, वो नॉइस को प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। ये एम्पलीफाई भी नहीं करता। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये एम्पलीफाई करता है, ये एक्चुअल में रीजनरेट करता है, दोबारा से उसको बनाता है। मतलब अगर उसमें कुछ डाटा लॉस्ट हो गया तो उसको ये दोबारा जनरेट करता है, ठीक है। रिपीटर के बाद आपके पास आती है एक्टिव हब, ठीक है। अब एक्टिव हब भी एक टाइप का रिपीटर ही है, ठीक है। बट ये क्या है, ये है मल्टी पोर्ट रिपीटर। मतलब इसमें एक से ज़्यादा पोर्ट्स लगी हुई हैं, मतलब एक से ज़्यादा कनेक्शन इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। मतलब आप कह सकते हो कि जो काम रिपीटर करता है वही आपका एक्टिव हब करता है, पर इसमें क्या है, आपकी पोर्ट्स ज़्यादा है। मतलब एक से ज़्यादा आपकी नेटवर्क्स जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हो सकती हैं। तो जो भी वायर इस मान लो पोर्ट पे कनेक्टेड है तो वो भी रीजनरेट हो जाएगी, इसके ऊपर भी रीजनरेट हो जाएगी, इसके ऊपर भी रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो हम इसमें कंप्यूटर्स हैं उनको हम वर्ड यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशंस, कि इसमें अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो वर्क स्टेशंस लगे हुए हैं। तो एक वर्क स्टेशन ने अगर रिपीटर के ऊपर कोई डाटा भेजा तो उस डाटा को रीजनरेट करके वो सभी ऑल जो कनेक्टेड वर्क स्टेशंस हैं इस रिपीटर के साथ या इस एक्टिव हब के साथ, उन सभी को ये सेंड कर देगा, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स द वर्क स्टेशन एंड सेंड्स एवरी ट्रांसमिशन टू ऑल द कनेक्टेड वर्क स्टेशंस। मतलब एक वर्क स्टेशन से जो भी डाटा आया उसको सभी को ये दोबारा सेंड कर देगा, ठीक है। तो इनमें पोर्ट्स कितनी होती है, नॉर्मली 4 to 32 पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ब्रिज। ये आपका काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो अब डेटा लिंक लेयर पे जो आपका ब्रिज काम करेगा, इसका मेनली काम क्या है, ये फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लिंक लेयर एंड डाटा लिंक लेयर दोनों पे काम करेगा मेनली, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका जो लार्ज नेटवर्किंग डिवाइस होती है, लार्ज जो नेटवर्क है आपका, मान लीजिए ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें ये बहुत सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं। तो इन बहुत सारे नेटवर्क को जो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जो आपका ब्रिज है। जैसे आपका ब्रिज मतलब पुल हो गया, तो पुल का क्या काम होता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना। तो यहाँ पे एक पॉइंट एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया ब्रिज, ठीक है। इट कैन पास द फ्रेम्स बिटवीन टू ओरिजिनली सेपरेटेड लाइन्स। मान लीजिए अब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब इसमें ये जो दो नेटवर्क हैं, ये जो दो डिवाइस हैं, ये आपकी लैन को बिलोंग करती हैं, ये वाली अलग लैन है, ये वाला अलग कुछ वैन है। तो अगर एक लैन से आपको दूसरी लैन में डाटा भेजना है, आपको फ्रेम्स जो है वो सेंड करने हैं, तो वो फ्रेम्स किसके थ्रू पास होंगे, आपके ब्रिज के थ्रू पास होंगे, ठीक है। सो एट फिजिकल लेयर ब्रिज जनरेट्स द सिग्नल। फिजिकल लेयर के ऊपर जो आपका ब्रिज है वो सिग्नल को रीजनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ब्रिज है ये मैक एड्रेस को भी रीड कर सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आपका जो रिपीटर है वो मैक एड्रेस को रीड नहीं कर सकता, पर जो आपका ब्रिज है ये मैक एड्रेस को रीड कर सकता है। जो आपका ब्रिज है ये फिल्टरिंग भी करता है। फिल्टरिंग मतलब ये चेक करता है कि आपका जो पैकेट आया है वो किस सेगमेंट को बिलोंग करता है और किस सेगमेंट को वो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा फ्रेम जो है वो रिसीव कर लिया जो उसको लगता है कि ये आगे मेरे जो साथ वाले जो नेटवर्क्स अटैच हैं या जो हमारा डेस्टिनेशन है, अगर वो मेरे साथ अटैच नहीं है तो वो फ्रेम को ड्रॉप भी कर सकता है। मान लीजिए ए ने बी को डाटा सेंड किया, यहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है, ये कोई ब्रिज है, इसके साथ बी कनेक्टेड नहीं है,
सी कनेक्टेड है या डी कनेक्टेड है। तो ए ने मान लीजिए को फ्रेम सेंड कर दिया और ब्रिज तक पहुंच गया, तो ब्रिज क्या देखेगा, अब ये फ्रेम जो है ये बिलोंग करता है बी को, पर मेरे साथ बी कनेक्टेड नहीं है, तो ये फ्रेम को यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। और अगर इसको लगता है कि ये फ्रेम, ये जो डेस्टिनेशन है ये मेरे साथ अटैच है, तो ये फ्रेम को फर्दर फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो आपका ब्रिज है ये फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिज के मेनली क्या काम हो गए, 3 काम हो गए। एक तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता है। उसके बाद ये क्योंकि फिल्टरिंग करता है तो इसलिए ये जो आपके ट्रैफिक को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये डिसाइड कर लेता है कि फ्रेम को मैंने फर्दर भेजना है, आगे फॉरवर्ड करना है या उसको ड्रॉप करना है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये जो है आपका आपकी ट्रैफिक को भी ये कंट्रोल करता है। अब जो ब्रिज हैं ये भी फर्दर आपके 2 टाइप्स के यहाँ पे बताए गए हैं। एक है आपका ट्रांसपेरेंट ब्रिज, एक है सोर्स रूटिंग ब्रिज। 2 तरह के ब्रिजेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है इसमें क्या होता है कि जो सोर्स आपका कंप्यूटर है या डेस्टिनेशन आपकी जो भी डिवाइस है, इसको पता नहीं होता कि सेंटर में ब्रिज लगा हुआ है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये ब्रिज इसको दिखाई नहीं दे रहा। सो द स्टेशन इन द नेटवर्क्स आर कंप्लीटली अनअवेयर। अनअवेयर मतलब इन ना सोर्स को पता है ना डेस्टिनेशन को पता है कि सेंटर में आपके ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, सिंपली आपके लैन सेगमेंट्स को ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देती है और वो ब्रिज को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो ये वाले ब्रिज होते हैं ये IEEE का 802.1d ये कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके ये ब्रिज जो है अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं या कह लो वो वर्किंग करनी शुरू कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज का मेनली काम क्या है, ये एक फॉरवर्डिंग टेबल बना के रखता है। अब फॉरवर्डिंग टेबल का क्या मतलब है, हर ब्रिज के ऊपर एक टेबल बना होता है, ठीक है। मान लीजिए इस ब्रिज के ऊपर ए ने एक पैकेट सेंड कर दिया, वो बोलेगा मुझे बी को सेंड करना है, तो जो ब्रिज है वो एक अपना टेबल में एंट्री कर देता है कि इस नेटवर्क में ए नाम का भी एक कंप्यूटर अटैच है और बी नाम का भी एक कंप्यूटर इस नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए बी ने भेजा सी के लिए, तो ये टेबल में एंट्री करता जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर ब्रिज में जो टेबल है वो एम्प्टी होते हैं। जैसे जैसे उसके बाद पैकेट आते जाते हैं तो वो पैकेट के हिसाब से देखता जाता है कि इस नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो अटैच है, उनका एड्रेस या उनका नेम जो है टेबल में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब मतलब पहला काम तो क्या हो गया आपके ट्रांसपेरेंट ब्रिज का कि उसने ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। ये टेबल बनाता रहेगा साथ के साथ, और फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग जो हमने पहले स्टडी किया था वो सेम काम यहाँ पे ये करेगा कि अगर उसको लगता है कि मेरे टेबल में उस डेस्टिनेशन की एंट्री है या मैं उस डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो जो आपका फ्रेम है उसको फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज को ड्रॉप कर देगा, फिल्टर कर देगा, ठीक है। और एक क्या होता है इसमें एक पॉइंट और रखा होता है, इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द सेम पोर्ट थ्रू विच इट रिसीव्ड द फ्रेम द ब्रिज फिल्टर इग्नोर्स द फ्रेम। मतलब मान लीजिए कि ये वाला नेटवर्क है, इसने ब्रिज को, ये वाले ब्रिज को एक फ्रेम भेज दिया कि इसको आगे फॉरवर्ड करना है, पर ये जो फ्रेम है जिस डेस्टिनेशन के पास जाना है, जो भी इसका डेस्टिनेशन है वो इसी नेटवर्क के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोर्स भी यहीं पे है, डेस्टिनेशन भी यहीं पे है, पर फ्रेम इन्होंने ब्रिज को सेंड कर दिया कि इसको फॉरवर्ड कर दो। तो ब्रिज तो क्या करता है, लैन टू लैन जो है आपका डाटा सेंड करता है, ठीक है। पर ये तो विद इन सेम ही लैन आ गया, तो ये क्या करेगा, इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। तो आप सिंपल भी जो हमने पहले स्टडी किया वही रख सकते हो कि अगर इसको लगता है कि मुझे वो डेस्टिनेशन मेरे टेबल में है जिसको मैंने सेंड करना है, तो आगे उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अदरवाइज उस फ्रेम को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। एड्रेस हमने बात कर दिया कि ये टेबल कैसे बनता है, तो वो लर्न करता जाता है, मतलब स्टडी जो आपके फ्रेम्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे ही स्टडी करेगा कि मुझे ये टेबल की एंट्री कैसे बननी है। स्टार्टिंग में तो ये टेबल्स जो हैं ये वो होते हैं, एम्प्टी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोर्स रूटिंग ब्रिजेस। तो सोर्स रूटिंग ब्रिजेस जो है ये हम यूज़ करते हैं टोकन रिंग के केस में। टोकन रिंग जो है एक स्पेशल तरह का आपका नेटवर्क होता है जिसमें टोकन, जैसे आप बैंक में गए होंगे तो वहाँ पे अगर टोकन आपके पास है तो आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ कहीं बार आपको टोकन सिस्टम का आइडिया होगा। तो उसी तरह क्या होता है कि आपके नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स मान लीजिए अटैच है, तो एक सेंटर में एक टोकन सा है, ये घूमता रहता है,
ठीक है। आपका मान लीजिए ऐसे कंप्यूटर्स आपके आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये टोकन जो है ये फॉर्म में यहाँ पे घूमता रहेगा। अब मान लीजिए ये अगर टोकन फ्री है तो इस कंप्यूटर ने ये टोकन अपने पास रख लिया, तब ये डाटा जो है सेंड कर सकता है। अगर इसके पास टोकन नहीं है तो ये डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो इस तरह के हम ये इंश्योर करके रखते हैं कि एट ए टाइम जो एक ही सोर्स है वो डाटा सेंड करे और वो रिसीव भी हो पाए, रास्ते में लॉस्ट ना हो। तो सोर्स रूटिंग ब्रिजेस में क्या है, जैसे ट्रांसपेरेंट में था कि सोर्स और डेस्टिनेशन को ब्रिज के बारे में पता नहीं था, पर सोर्स रूटिंग में क्या है, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को पता होता है कि हमारे दरमियान एक ब्रिज नाम की डिवाइस है, मतलब वो अवेलेबल है। ठीक है। सोर्स राउटिंग ब्रिजेस आर नॉट ट्रांसपेरेंट, द स्टेशन नोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिज, मतलब स्टेशन को भी पता होता है कि मेरे पास ब्रिज है, और इंडिकेट द राउटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग देयर आइडेंटिटी, और वो जो है उनकी आइडेंटिटी को यूज़ करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन को जो वो स्टोर करता रहता है, बनाता रहता है। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि आपका सेंडिंग स्टेशन आपका ब्रिज भी डिफाइन करता है। मतलब वहाँ पे तो क्या था कि आपने सोर्स ने सेंड कर दिया, सेंटर में ब्रिज, सोर्स को पता नहीं था कि रास्ते में ब्रिज है। अगर तो ब्रिज को लगता था कि ये पैकेट जो है आगे हम फॉरवर्ड कर सकते तो वो फॉरवर्ड करता था, अदरवाइज वो डिस्कार्ड कर देता था। पर इस केस में क्या है, क्योंकि सोर्स को पता है कि ब्रिज हमारे पास है, तो यानी कि एक से ज़्यादा ब्रिज भी हो सकते हैं हमारे पास, तो सोर्स डिसाइड करता है कि मैंने किस ब्रिज को फॉरवर्ड करना है जो ब्रिज आगे डेस्टिनेशन के साथ अटैच है। मतलब इसमें ब्रिज की आपकी टेंशन कम हो गई, क्योंकि सोर्स रूटिंग आपको पता है, तो सोर्स जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है मुझे इस ब्रिज को पैकेट भेजना है, और वो ब्रिज आगे फर्दर उस डेस्टिनेशन को भेज देगा। ठीक है। सो द सेंडिंग स्टेशन डिफाइंस द ब्रिजेस दैट फ्रेम मस्ट विजिट, मतलब फ्रेम्स में उन्होंने बताए होते हैं कि आपको इस ब्रिज पे जाना है, फिर आपको ये पुल पे जाना है, फिर ये वाले पुल पे जाना है, फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है। तो फ्रेम्स में इस केस में क्या है, सोर्स रूटिंग के केस में फ्रेम्स के पास जो है सोर्स एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है, और ब्रिजेस की लिस्ट भी है कि जिस ब्रिज से उसको क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है। तो ये बेसिकली मेन फ़र्क है आपके सोर्स राउटिंग में और ट्रांसपेरेंट में। ट्रांसपेरेंट में मतलब आपके सोर्स और डेस्टिनेशन को ब्रिज के बारे में पता नहीं होता, ब्रिज खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे ये फॉरवर्ड करना है या फिल्टर करना है, क्या करना है, और वो खुद ही एक फॉरवर्डिंग टेबल सा जो वो बनाता रहता है, तीनों काम वो करता रहता है। पर सोर्स रूटिंग के केस में क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन को पता होता है कि उनके दरमियान, उनके इन बिटवीन इतने नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं, और सोर्स खुद ही अपने फ्रेम को बता देता है कि आपको इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और इन ब्रिजेस से क्रॉस करके आपको जाना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके राउटर्स। जो राउटर्स हैं ये आपके काम करते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है। जो राउटर्स है ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं। ये भी आपकी फिल्टरिंग, जैसे आपके ब्रिजेस करते थे, या आपका रिपीटर जैसे आपका ब्रिज फिल्टरिंग करता था या इनकैप्सुलेशन करता था, उसी तरह आपके जो राउटर्स होते हैं वो भी फिल्टरिंग या इनकैप्सुलेशन जो है करते हैं। राउटर्स जो है ये अब डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर, तीनों के ऊपर ये आपका काम करेगा। ठीक है। सो लाइक ब्रिजेस दे आर सेल्फ लर्निंग, ये भी सेल्फ लर्निंग है, मतलब अपने आप खुद ब खुद जो टेबल है वो बनाते रहते हैं। ठीक है। दे कैन लर्न ऑफ अ एग्जिस्टिंग ऑफ न्यू रूटर्स, नोड्स एंड लाइन सेगमेंट, मतलब अगर कोई नई नोड आई है या नया कोई राउटर आया है या कोई नया सेगमेंट अटैच हुआ है आपकी नेटवर्क में, तो आपके राउटर्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब राउटर भी आपके लैन वैन को कनेक्ट करते हैं आपके। अब वहाँ पे हमने फ्रेम्स की स्टडी की थी, यहाँ पे क्योंकि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा है तो ये किसको सेंड करेगा, पैकेट्स को। ठीक है। आपका जो राउटर है ये पैकेट्स को सेंड करेगा। सो इसमें भी एक राउटिंग टेबल बनता है। राउटिंग टेबल जो हमने पहले बात की, ऐसे एक खाली सा टेबल होता है, उसमें स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता, पर जैसे जैसे पैकेट्स आते जाएंगे तो ये आइडिया लगता जाता है कि इसके साथ कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो सेवरल पॉसिबल पाथ्स जो भी होते हैं ये इस टेबल में एंट्रीज की होती रहती है। ठीक है। राउटर एक्ट लाइक स्टेशन ऑन अ नेटवर्क, द राउटर आर यूजली मेंबर ऑफ मोर देन वन नेटवर्क एट अ सेम टाइम। तो मतलब क्या है कि जो आपका एक राउटर है वो एक स्टेशन की तरह काम करता है, जिसमें N1 नेटवर्क अलग से अटैच है, N2 अलग है, N3 अलग है, मतलब एक राउटर जो है ये कई तरह के नेटवर्क्स को बिलोंग कर सकता है। ठीक है।
तो अब क्या करता है कि राउटर यहाँ से नेटवर्क से एक आया, नेटवर्क मतलब फर्दर, यहाँ पे कनेक्शन है अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग नोड्स अटैच हुई हैं, तो एक नेटवर्क से जो डाटा है वो आपके राउटर के पास चला जाता है। अगर राउटर को लगता है कि जो भी आपके पास पैकेट आया है उसका जो डेस्टिनेशन है वो किसी अगर और नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड करेगा और ये चेक करेगा कि ये बेस्ट रूट कौन सा है। मतलब मान लीजिए ये वाले नोड ने, यहाँ से हम नेटवर्क 3 को इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पे डाटा भेजना है, मतलब ये वाली नोड ने मान लीजिए यहाँ पे डाटा भेजना है इस वाले नोड पे, तो पहले राउटर के पास पैकेट चला गया। अब एक तो तरीका है कि आपका पैकेट ये N2 में आए, N2 में से घूम फिर के दोबारा N3 के पास चला जाए, मतलब इस कंप्यूटर तक पहुँच जाए, या फिर वो डायरेक्टरी यहाँ पर भी सेंड कर सकता है। तो ये चूज़ करेगा कौन सा रूट जो बेस्ट है, ठीक है। जो उसको बेस्ट रूट मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो आपने मेन क्या ध्यान रखना है कि राउटर तब काम करता है अगर आपका कंप्यूटर्स 2 अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर अटैच्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके लास्ट जो है वो है आपके गेटवेज। लास्ट क्या है आपका? गेटवेज, ठीक है। अब गेटवेज क्या होते हैं? ये सारी की सारी 7 लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आप गेटवे को सिंपल भाषा में बोल सकते हो प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर मतलब, प्रोटोकॉल हमने बोला था सेट ऑफ रूल्स, तो एक सेट ऑफ रूल्स, हर लेयर के ऊपर अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो एक सेट ऑफ रूल्स को दूसरे सेट ऑफ रूल्स में या कैसे कन्वर्ट करना है, या एक डाटा का जो फॉर्मेट है उसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि एक लेयर जो है दूसरे लेयर के डाटा को एक्सेप्ट कर सके, तो वो काम आपका करता है गेटवे, ठीक है। अ गेटवे कैन एक्सेप्ट ए पैकेट फॉर्मेटेड फॉर वन प्रोटोकॉल, मतलब ये एक प्रोटोकॉल में जो फॉर्मेटेड आपका पैकेट है उसको रिसीव करता है और उसको दूसरे किसी और प्रोटोकॉल में कन्वर्ट जो है ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गेटवेज जो हैं ये आपके ब्रिजेस और आपका राउटर का काम भी ये कर देते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो गेटवे है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर पॉसिबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स एंड एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपका 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे ये TCP/IP का आपका एक मेथड फॉलो कर रहा है कोई कंप्यूटर, या दूसरा आपका OSI का यूज़ कर रहा है, तो इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो अगर इन 2 अलग अलग आर्किटेक्चर को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए कौन आपको हेल्प करता है? आपका गेटवे, ठीक है। दे रीपैकेज एंड कन्वर्ट द डाटा, मतलब ये डाटा को कन्वर्ट करते हैं या रीपैकेज करते हैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट के लिए, ताकि एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट को जो है समझ सके। मतलब एक एनवायरनमेंट ने TCP/IP ने जो डाटा भेजा है उसको OSI वाला समझ सके, या OSI वाला TCP/IP वाले डाटा को जो है समझ सके। तो दे डू नॉट यूज़ द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये तभी काम करेगा जब आपके 2 जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं या कम्युनिकेशन के आर्किटेक्चर या एनवायरनमेंट है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, तभी आपका गेटवे जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की थी पैसिव हब की। जो पैसिव हब है वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करती थी, वो कोई डिसीजन नहीं लेते थे। उसके बाद हमने जो पैसिव हब में हमने ये मेन पढ़ा कि ये सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और किसी भी सिग्नल को रीजनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। जो मेन हमने उसमें स्टडी किया। उसके बाद एक जो इंटेलिजेंट हब थी वो एक पैसिव हब की टाइप थी, जो सिर्फ ये डिसाइड कर सकती थी कि हमने कौन से पाथ को फॉलो करना है, तो वो पाथ सिलेक्शन का काम करती थी। जबकि जो पैसिव हब थी वो सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। रिपीटर जो था वो क्या करता था? आपका फिजिकल लेयर पे काम करता था और सिग्नल आपका जब रिसीव हो रहा है उस सिग्नल को रीजनरेट करके वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसे हमने बोल दिया था रिपीटर। रिपीटर की ही एक टाइप हमने एक्टिव हब पढ़ी थी। एक्टिव हब में क्या था कि आपका मल्टीपल रिपीटर था, मतलब एक से ज़्यादा आपके वर्क स्टेशन अटैच थे। और हमने रिपीटर में क्या पढ़ा कि वो सिर्फ सिग्नल को ही रीजनरेट करता है, एम्पलीफायर की तरह सिग्नल और नॉइस दोनों की फ्रिक्वेंसी को नहीं बढ़ाता। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिज का काम। तो ब्रिज क्या करता है कि आपके डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है और ये मैक एड्रेस और फ्रेम्स को समझता है और ये पूरे के पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देता है। यानी कि एक लैन से दूसरे लैन के लिए अगर डाटा सेंड करना है तो आपको ब्रिजेस की जो ज़रूरत पड़ती है विद इन सेम नेटवर्क, अगर आपने अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं तो। और अब ये जो आपका ब्रिज था ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता था। इसमें मेनली काम ये क्या करता है? आपका फ़िल्टरिंग और फॉरवर्डिंग करता है। मतलब अगर उसको लगता है कि ये जो
फ्रेम हमने रिसीव किया है ये फर्दर किसी डेस्टिनेशन को बिलोंग करता है जो मेरे साथ अटैच है, तो ये डाटा को फ्रेम्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है, अदरवाइज उसको फिल्टर यानी कि उसको डिस्कार्ड कर देता है, या आप कह सकते हो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये एक टेबल को मेंटेन करके रखता था, उसमें ये दिखता था कि मेरे पास कौन कौन सी नोड्स अटैच हैं। स्टार्टिंग में तो वो टेबल एम्प्टी होता था, पर जैसे जैसे आपका डाटा फ्रेम्स मूव कर रहे हैं उस तरह वो टेबल जो है वो फिल होता जाता है। हमने दो तरह के ब्रिज पढ़े, ट्रांसपेरेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन को ब्रिज के बारे में पता नहीं होता तो ब्रिज ही सारा काम खुद ब खुद ही करता है। बट अगर हम सोर्स राउटिंग ब्रिज की बात करते हैं तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को पता होता है कि सेंटर में आपके ब्रिज है, तो जो सोर्स है वो फ्रेम्स को ये तो बताता है कि कहाँ जाना है और ये भी साथ में बताता है कि आपको कौन कौन से ब्रिज को फॉलो करना है। बट इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट, सोर्स सिंपली डाटा को फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि फ्रेम को फॉरवर्ड कर देता है, ब्रिज खुद ही डिसाइड करता है कि ये फ्रेम आगे जा सकता है या इसको मुझे डिस्कार्ड करना है। उसके बाद हमने रिपीटर के बारे राउटर के बारे में पढ़ा। राउटर का काम भी सेम है, पर ये काम भी सेम आपके ब्रिज की तरह ही करता है, पर ये काम तब करता है जब आपकी दो डिवाइसेस अलग अलग नेटवर्क्स में होती हैं। जो आपका ब्रिज है वो विद इन नेटवर्क अलग अलग सेगमेंट में काम करता है, पर अगर आपके दो अलग अलग नेटवर्क हैं तब आपका राउटर काम करता है। ठीक है, काम इसका भी सेम ही था कि इसने फिल्टरिंग या फॉरवर्डिंग करनी है। उसके बाद हमने लास्ट में स्टडी किया गेटवेज। जो गेटवेज हैं वो कब काम करते हैं, जब आपके दो नेटवर्क्स जो हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आपका एक प्रोटोकॉल वाले डाटा को आपको दूसरे प्रोटोकॉल वाले डाटा में फॉर्मेट करना है या कन्वर्ट करना है, तब आपको गेटवेज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।